आज हम मनोविज्ञान विषय की कक्षा 12 के अध्याय 5 चिकित्सा उपागम के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। भाग 1 में हमने मनोविकारों के प्रबंधन हेतु उपलब्ध चिकित्सा विधियों के लक्ष्य, उनकी मुख्य विशेषताएं, चिकित्सात्मक संबंध और साथ ही साथ किन प्रचालों के आधार पर चिकित्सा के प्रकारों का वर्गीकरण किया गया है, इसका अध्ययन किया। इस भाग में हम मनोगतिक चिकित्सा और व्यवहार चिकित्सा को समझेंगे। सबसे पहले हम मनोगतिक चिकित्सा की बात करेंगे। मनोगतिक चिकित्सा का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया था। इसके बाद उनके सहयोगी कार्ल जुंग और कई नव फ्रायडवादियों ने मनोगतिक चिकित्सा के कई संशोधन प्रारूप प्रस्तुत किए हैं। इस अध्याय के भाग 1 में हमने मनश्चिकित्सा की एक छवि की बात की थी, जिसमें एक काउच या एक आराम कुर्सी पर एक व्यक्ति अधलेटा सा दिखाई देता है और उसके पीछे चिकित्सक कागज कलम लिए हुए कुछ लिख रहा होता है। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर, इससे मिलती जुलती तस्वीरें इंटरनेट पर भी आप देख सकते हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। इस तरह की बैठक व्यवस्था मनोगतिक चिकित्सा में ऐतिहासिक रूप से प्रचलित है। मनोगतिक उपागम में अचेतन मन में दमित आकांक्षाओं, भय, आक्रामकता और द्वंद्वों को मनोविकारों का कारण माना जाता है और इन मनोद्वंद्वों को बाहर निकालना, जो कि दबे हुए थे, अचेतन में दबे हुए थे, कहीं गहरे दबे हुए थे, उनको बाहर निकालना चिकित्सा हेतु आवश्यक माना गया है। इस हेतु 2 विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। एक तो मुक्त सहचर्य और दूसरा स्वप्न विश्लेषण। मुक्त सहचर्य में सेवार्थी को काउच पर लेटा दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि जो भी विचार उसके मन में आ रहे हैं, बिना काट छांट के वह अपने विचारों को, अपने भूतकाल के बारे में, अपने बचपन के बारे में वह बताता जाए, व्यक्त करता जाए। इसके साथ साथ सेवार्थी के स्वप्न के बारे में चर्चा की जाती है। मनोगतिक उपागम यह मानता है कि स्वप्न मनुष्य के अचेतन तक पहुंचने का एक रॉयल रोड है, राजकीय मार्ग है। स्वप्न अक्सर आवश्यकता पूर्ति के रूप में देखे जाते हैं। अतः चिकित्सक सेवार्थी से उसके स्वप्नों के बारे में बात करता है। मुक्त सहचर्य तथा स्वप्न विश्लेषण से मनोद्वंद्वों को बाहर निकालकर 2 उपचारात्मक उपायों से ठीक करने का प्रयास किया जाता है। पहला है ट्रांसफरेंस, अन्यारोपण, और दूसरा व्याख्या। अन्यारोपण कई तरह से हो सकता है। अन्यारोपण का अर्थ है कि जब क्लाइंट, सेवार्थी अपनी कोई संवेग, अपनी कोई भावना चिकित्सक के ऊपर व्यक्त करने लगे। यह सकारात्मक भी हो सकता है। चिकित्सक से वह मित्रतापूर्ण व्यवहार, स्नेह का भाव या सम्मान का भाव प्रकट कर सकता है। वह चिकित्सक से अपने कार्यों हेतु अनुमोदन की चाहत रख सकता है। या फिर नकारात्मक अन्यारोपण भी हो सकता है। हो सकता है बचपन में उसका अपने पिता या शिक्षक के प्रति कोई क्रोध रहा हो। वह क्रोध, शत्रुता, वह अप्रसन्नता चिकित्सक के प्रति प्रकट कर सकता है। इस अन्यारोपण में प्रतिरोध होना भी संभव है, क्योंकि अन्यारोपण की प्रक्रिया में अचेतन इच्छाओं और द्वंद्वों को बाहर निकाला जाता है, जो कि एक कष्टप्रद अनुभव होता है। इस कारण से सेवार्थी एक प्रतिरोध का सामना करता है, उसे तकलीफ होती है, वह सामना नहीं करना चाहता है इसका। यह प्रतिरोध चेतन या अचेतन स्तर पर हो सकता है। जानबूझकर वह कोई बात छिपा सकता है, या फिर कम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना, असली बातें, असली मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय छोटे मोटे मुद्दों पर बात करना, या फिर मौन हो जाना, चिकित्सा सत्र में अनुपस्थित हो जाना। ऐसे ही कुछ लक्षण प्रतिरोध के लक्षण के रूप में देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि एक कुशल मनोचिकित्सक
शब्दों के साथ साथ मौन को, खामोशी को भी व्याख्या करने में सक्षम होता है, निपुण होता है। चलिए अब हम बात करते हैं व्याख्या की। व्याख्या भाग में सेवार्थी के मानसिक पक्ष से उसको सामना कराया जाता है, कन्फ्रंटेशन कराया जाता है और उसको स्पष्टीकरण दिया जाता है। इन दो चरणों में, इन दो युक्तियों के साथ व्याख्या की जाती है। लगातार सामना कराए जाने और स्पष्टीकरण की प्रक्रिया को समाकलन कार्य कहते हैं। समाकलन कार्य के परिणाम के रूप में सेवार्थी में अंतर्दृष्टि का विकास होता है और यह अंतर्दृष्टि अचानक से घटित नहीं होती। यह कोई अचानक से घटित होने वाली स्थिति नहीं है, यह क्रमिक रूप से विकसित होती है और सेवार्थी अपने संवेगों के बारे में बेहतर समझ विकसित करता है। चलिए अब हम बात करते हैं व्यवहार चिकित्सा की। इस उपागम में मानसिक कष्ट का कारण दोषपूर्ण व्यवहार या दोषपूर्ण विचार प्रतिरूपों को माना गया है। यह उपागम अधिगम के सिद्धांतों पर आधारित है, सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है और यह मानता है कि दोषपूर्ण व्यवहार सीखा गया व्यवहार है। वातावरण में कुछ था, हमारे संबंधों में कुछ था जिससे पुनर्वलित होकर हमने दोषपूर्ण व्यवहार सीख लिए। जिस प्रकार पुनर्बलन के माध्यम से, रीइंफोर्समेंट के माध्यम से हम कोई अच्छा व्यवहार सीख लेते हैं, वैसे ही वातावरण में उपस्थित कुछ पुनर्बलन दोषपूर्ण व्यवहार की आदत डाल देते हैं। उदाहरण से समझते हैं। यदि एक बच्चे को क्रोध करने के कारण, ध्यान देने वाली बात है कि बच्चा यदि मान लीजिए माँ से प्यार से कोई चीज़ मांग रहा है लेकिन माँ ने उस समय उस पर ध्यान नहीं दिया और बच्चा क्रोध करता है और क्रोध करने के कारण उसको उसकी पसंद की वस्तु मिल जाती है, तो इसका परिणाम क्या होगा? तो उसकी क्रोधपूर्ण व्यवहार करने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उसे तो यही लगेगा ना कि प्यार से मांगने से नहीं मिल रहा है, गुस्सा दिखाने से, एक कप तोड़ देने से, एक क्रॉकरी तोड़ देने से माँ थोड़ा गुस्सा तो होती है लेकिन मुझे चॉकलेट चाहिए तो चॉकलेट मुझे मिल जाती है। उपचार हेतु व्यवहार का विश्लेषण करना आवश्यक होता है कि यह दोषपूर्ण व्यवहार कैसे विकसित हुआ। इसके लिए 3 भागों में इसका विश्लेषण किया जाता है। इसको हम ABC मॉडल भी बोलते हैं, एंटीसीडेंट, बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस। पूर्ववर्ती संक्रियाएं, दोषपूर्ण व्यवहार और उसके परिणाम की संक्रियाएं। इसको विश्लेषण को हम स्क्रीन पर आ रही टेबल के माध्यम से समझते हैं। व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए जो मॉडल प्रचलित है उसको ABC मॉडल भी बोलते हैं, एंटीसीडेंट, बिहेवियर, कॉन्सिक्वेंसेस। पूर्ववर्ती संक्रियाएं एंटीसीडेंट, बिहेवियर दोषपूर्ण व्यवहार जो घटित हो रहा है, और कॉन्सिक्वेंसेस परिणामी संक्रियाएं। व्यवहार से पहले कुछ घटित हुआ होता है या फिर व्यवहार के बाद कुछ घटित हुआ होता है जिसके कारण से एक दोषपूर्ण संबंध स्थापित हो रहा है और व्यक्ति दोषपूर्ण व्यवहार कर रहा है। इस विश्लेषण को उदाहरण के माध्यम से समझाने हेतु आप स्क्रीन पर देखिए। पहले कॉलम में हमने पूर्ववर्ती संक्रियाएं, दोषपूर्ण व्यवहार और परिणामी संक्रियाएं लिखा है और दूसरे कॉलम में कुछ व्यवहार या कुछ स्थितियों के बारे में लिखा है। तो सबसे पहले पूर्ववर्ती संक्रियाएं, बाजार में आइसक्रीम का दिखना, दोषपूर्ण व्यवहार, बच्चे का आइसक्रीम के लिए मचल जाना। परिणामी संक्रियाएं, अभिभावक द्वारा आइसक्रीम दिलाना। एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। पूर्ववर्ती संक्रियाएं, शिक्षक द्वारा बच्चे पर ध्यान नहीं देना, दोषपूर्ण व्यवहार, बच्चे का कक्षा में शरारत करना, उसे शिक्षक का ध्यान नहीं मिल रहा था, संभवतः इसलिए उसने शरारत करके ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। परिणाम क्या हुआ?
शिक्षक के द्वारा डांट जरूर लगाई गई, लेकिन शिक्षक ने उस डांट के बहाने ही उसको ध्यान दिया। तो हम ध्यान से देखें तो इन तीन के बीच में हमें कोई संबंध दिखाई देता है। और व्यवहारात्मक चिकित्सा उपागम यह मानती है कि यदि हम पूर्ववर्ती संक्रियाओं को नियंत्रित कर लें या फिर हम परिणामों को नियंत्रित कर लें, परिणामी संक्रिया को नियंत्रित कर लें, तो हम व्यवहार जो कि दोषपूर्ण हैं उस पर नियंत्रण या परिवर्तन हासिल कर सकते हैं। व्यवहार परिवर्तन हेतु पुनर्वलन या विमुखी अनुबंधन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब हम इन पुनर्वलन के प्रकारों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले निषेधात्मक प्रबलन। जब वांछित व्यवहार करने पर कष्टपूर्ण उद्दीपक को हटा लिया जाता है, जिससे कि उस वांछित व्यवहार के घटित होने की संभावना भविष्य में बढ़ जाती है, तो इस तरह के प्रबलन को हम निषेधात्मक प्रबलन कहते हैं। निषेधात्मक इसलिए कहते हैं क्योंकि चाहे गए व्यवहार के बाद कष्ट को हटाया जाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। ठंड आते ही हम लोग गर्म कपड़े, स्वेटर्स पहनना प्रारंभ करते हैं। क्या होता है उससे? वह स्वेटर पहनना हमें कष्ट से मुक्ति देती है और उस कष्ट से मुक्ति के कारण हमने ठंड के माहौल में स्वेटर पहनना सीख लिया। तो यह निषेधात्मक प्रबलन का उदाहरण है। अगली विधि है विमुखी अनुबंधन। जब अवांछित व्यवहार करने पर एक कष्टपूर्ण उद्दीपक को प्रस्तुत किया जाता है। कष्टपूर्ण उद्दीपक में कई तरह के उद्दीपक सम्मिलित हो सकते हैं, जैसे कि एक कर्कश आवाज या जोर से आवाज, गुस्से भरी आवाज भी एक कष्टपूर्ण उद्दीपक हो सकता है। अप्रसन्नता जाहिर करना भी एक कष्टपूर्ण उद्दीपक हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए बच्चे ने कुछ गलत किया तो उसके तुरंत बाद शिक्षक या अभिभावक अपनी अप्रसन्नता जाहिर करें या उसको थोड़ा सा गुस्सा दिखाएं, तो इन दो घटनाओं के बीच में बच्चा एक संबंध स्थापित करता है कि ये गलत काम किया तो गुस्सा मिल सकता है, ये गलत काम किया तो गुस्सा मिल सकता है, या कोई और मुझे कष्ट मिल सकता है। तो होता यह है कि उससे वह गलत कार्य घटित होने की संभावना धीरे धीरे कम होने लगती है। अब हम बात करते हैं सकारात्मक प्रबलन की। वांछित व्यवहार करने पर सकारात्मक उद्दीपक को प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि वांछित व्यवहार के घटित होने की संभावना प्रबलित हो जाती है। आप उसको यूं समझ सकते हैं कि बच्चा यदि, मान लीजिए आप चाहते हैं कि वह अध्ययन करे या फिर आप चाहते हैं कि वह थोड़ा सा आउटडोर एक्टिविटी में बाहर जाके कुछ खेले और वह यह चाहा गया व्यवहार करता है, उसके बदले में आप उसके पसंद की कुछ चीज़ उसे दे देते हैं, उसके पसंद का भोजन उसे दे देते हैं, चॉकलेट दे देते हैं या कोई खिलौना दे देते हैं, तब भी दो घटनाओं में संबंध स्थापित होता है। मेरा अध्ययन करना और मुझे अच्छा कुछ खाने मिल जाना। तो इस कारण से अच्छा व्यवहार बढ़ता है और उसके बढ़ने की संभावना आगे बढ़ती है। आवश्यकता अनुरूप हम इन तीन विधियों, निषेधात्मक प्रबलन, विमुखी अनुबंधन या फिर सकारात्मक प्रबलन में से किसी एक या अधिक विधियों का उपयोग कर सकते हैं। सकारात्मक प्रबलन के उदाहरण से यह स्पष्ट है कि व्यवहार चिकित्सा में समस्यात्मक व्यवहार को कम करने के साथ साथ अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देने का, अच्छे व्यवहार को उन्नत करने हेतु भी योजना बनाई जाती है। हालांकि यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है कि प्रबलन का चुनाव, रीइंफोर्सर का चुनाव बड़ी सावधानी से किया जाए। हर एक बच्चे को चॉकलेट पसंद नहीं होती, हर एक व्यक्ति को आप चॉकलेट से नहीं फुसला सकते, हर एक व्यक्ति को आप चॉकलेट देकर
कुछ कार्य करने के लिए नहीं कह सकते। हो सकता है किसी बच्चे को साइकिल चलाना पसंद हो, किसी बच्चे को कार्टून देखना पसंद हो सकता है बच्चे को बाहर जाकर कुछ नया कुछ खाना वह चाहता हो। तो अलग अलग बच्चा या अलग अलग व्यक्ति की पसंद अलग अलग होती है। इसलिए ज़रूरी है कि उसके लिए प्रबलन का चुनाव करते समय सेवार्थी से या उसके अभिभावकों से या उसके सहोदर से, भाई बहन से हम बात कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं टोकन अर्थव्यवस्था की। प्रत्येक बार प्रबलन के रूप में खिलौना या चॉकलेट देना संभव नहीं होता है। ऐसे में टोकन अर्थव्यवस्था एक बेहतर विकल्प के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। टोकन अर्थव्यवस्था समूह एवं व्यक्तिगत स्तर दोनों स्तर पर संभव है। आप स्क्रीन पर देखेंगे कि एक कॉलम में विद्यार्थियों के नाम लिखे गए हैं और दूसरे कॉलम में यह दर्शाया गया है कि उन्हें कितने टोकन मिले हुए हैं। जैसे कि विद्यार्थी आ, उसको 3 टोकन मिले हुए हैं, विद्यार्थी बा, उसको 4 टोकन मिले हैं, जबकि विद्यार्थी सा 2 टोकन प्राप्त कर सका है। टोकन अर्थव्यवस्था में जब हम इस व्यवस्था का प्रारंभ करते हैं तभी हम टोकन के नियमों को तय कर देते हैं। अच्छे व्यवहार पर कितने टोकन मिलेंगे और मिलेगा टोकन यह निश्चित कर देना। यानी आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए या आप अपने मित्र के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए या कक्षा में आप इतनी देर तक ठीक से बैठे रहे। इस तरह से अच्छे व्यवहार को भी परिभाषित किया जाता है और यह भी तय किया जाता है कि अच्छे व्यवहार के बदले कितने टोकन उसको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ यह भी बताया जाता है कि बुरा बर्ताव करने पर यदि कक्षा में उसने शैतानी की तो उससे टोकन वापस भी लिए जा सकते हैं। और यह नियम भी बनाए जाते हैं कि उनको इन टोकन से फ़ायदा क्या होगा। इतने सारे स्टार्स उसने इकट्ठे कर लिए, इतने सारे उसने पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए या कागज़ के टोकन इकट्ठे कर लिए, तो उनके बदले उसको मिलेगा क्या। यह हमें पहले तय करना होता है कि 5 टोकन के बदले उसको जैसे चॉकलेट मिलेगी या 10 टोकन के बदले उसको साइकिल चलाने मिल सकती है। 20 टोकन इकट्ठा करने के बाद उसको क्या मिल सकता है। ये सारी चीज़ें, ये सारे हम नियम पहले तय कर लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं विभेदक प्रबलन की। इसमें अवांछित व्यवहार को घटाने तथा वांछित व्यवहार को बढ़ावा देने का कार्य एक साथ किया जा सकता है। जैसे कोई बच्चा जिसको अंगूठा चूसने का व्यवहार वो कर रहा है या अंगूठा चूसने की उसको आदत है, तो उसको अंगूठा चूसने के विपरीत व्यवहार पेंटिंग या ड्राइंग करने पर उसको पुनर्वलित किया जाता है, उसको पुरस्कार दिया जाता है। 2 काम एक साथ नहीं हो सकते हैं, या तो अंगूठा चूसा जा सकता है या ड्राइंग की जा सकती है। तो यदि आप ड्राइंग करने को पुनर्वलित करेंगे तो निश्चित है कि अंगूठा चूसने का समस्यात्मक व्यवहार कम होगा। अगली विधि है क्रमिक विसंवेदनीकरण। दुर्भीति या दुश्चिंता के प्रबंधन हेतु वोल्पे द्वारा इस विधि को प्रतिपादित किया गया था। इस विधि में यह माना जाता है कि किसी उद्दीपक से असंगत भय दरअसल उस उद्दीपक के प्रति अति संवेदनशीलता है और इस अति संवेदनशीलता का क्रमबद्ध तरीके से विसंवेदनीकरण किया जा सकता है। इसके अंतर्गत क्रमबद्ध रूप से सेवार्थी का सामना भय उत्पन्न करने वाली परिस्थिति या उद्दीपक से कराया जाता है। अब हम बात कर सकते हैं अन्योन प्रावरोध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार 2 परस्पर विरोधी शक्तियां जब उनकी उपस्थिति एक साथ हो तो जो शक्ति कमजोर होती है वह अवरुद्ध हो जाती है। विश्रांति और दुश्चिंता, रिलैक्सेशन और एंग्जाइटी परस्पर 2 विरोधी बातें हैं। ऐसे में यदि सेवार्थी हेतु हम विश्रांति का अभ्यास कराएं
तो इस अभ्यास कराने से हम दुश्चिंता पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगली विधि है मॉडलिंग या प्रतिरूपण की। यह विधि और यह सिद्धांत यह मानता है कि हम भूमिका प्रतिरूप रोल मॉडल के जैसा व्यवहार करना सीख लेते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे अपने अभिभावक, बड़े भाई या फिर शिक्षक के व्यवहारों की नकल करते हैं। दूसरों के व्यवहार का प्रेक्षण कर उन्हें सीख लेना प्रतिस्थानिक अधिगम वाइकेरियस लर्निंग कहलाता है। इस विधि में चिकित्सक को भूमिका प्रतिरूप की तरह कार्य करना होता है। सीखे गए छोटे छोटे व्यवहारों को पुनर्वलित कर व्यवहार सुधार किया जाता है। इस तरह हमने देखा कि व्यवहार चिकित्सा में कई विविधतापूर्ण तकनीकें हैं। सेवार्थी की आवश्यकता अनुरूप चिकित्सक को उचित तकनीक का चुनाव करना होता है। यहाँ हम इस भाग का समापन करेंगे। इस भाग में हमने मनोगतिक चिकित्सा के अंतर्गत मुक्त सहचर्य, स्वप्न विश्लेषण, अन्यारोपण और व्याख्या के बारे में जानकारी प्राप्त की। व्यवहार चिकित्सा के अंतर्गत व्यवहार का विश्लेषण करना, पुनर्वलन, क्रमिक विसंवेदनीकरण और प्रतिरूपण विधि के बारे में सीखा। अगले भाग में हम संज्ञानात्मक चिकित्सा, मानवतावादी अस्तित्वपरक चिकित्सा, जैव चिकित्सा तथा वैकल्पिक चिकित्सा को समझेंगे। धन्यवाद।